Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका जो फैक्ट प्लस का क्वेश्चन पेपर है सेक्शन ए वाला, उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो फैक्ट का पेपर था वो पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख रखा होगा। उसमें आपका एक करेक्शन करवाना था। जो आपका फैक्ट वाला हमने 2018 का पेपर सॉल्व किया था, उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें आपका एक क्वेश्चन नंबर था 28। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। तो ये करेक्शन मैंने उस वीडियो में भी सबटाइटल्स के फॉर्म में कर दिया है, कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो आप लोग एक बार जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 28 था उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम आज का जो आपका सॉल्व करेंगे पेपर वो है आपका फैक्ट प्लस का सेक्शन ए। तो यहाँ पर भी हम आपके फैक्ट के क्वेश्चन पेपर की तरह ही दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हम आपके जो फर्स्ट 25 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद के जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा जब ये आपके सेक्शन ए वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो आपका बायोलॉजिकल साइंसेस, जो आपका फिजिकल साइंसेस और जो केमिकल साइंसेस, ये तीनों पेपर हैं, इनको भी जल्दी ही हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम फोकस करते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, वाइब्रेशंस टू हाई इन फ्रीक्वेंसी टू बी ऑडिबल ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड। तो ऐसी आपकी वाइब्रेशंस जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती हैं, कितनी ज़्यादा होती हैं, 20,000 हर्ट्ज, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो वो आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब कि जो आपकी ऑडिबल रेंज रहती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की रहती है। अब जब ये रेंज 20,000 से ऊपर चली जाती है तो उसको हम बोल देते हैं अल्ट्रासोनिक, और जब ये रेंज 20 हर्ट्ज से नीचे चली जाती है तो इसको हम बोल देते हैं इंफ्रासोनिक। तो ये आपका रहता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रहती है। इससे आप ऊपर चले जाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएंगे आपकी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, और 20 हर्ट्ज से आप नीचे चले जाएंगे तो वो आ जाएंगे आपकी इंफ्रासोनिक रेडिएशंस, और यहीं पर आप 20 हर्ट्ज से नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पर आ जाएंगे आपकी इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस। तो अभी यहाँ पर ये तो हो गया, बाकी यहाँ पर जो मैंने बताया है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। इंफ्रासोनिक जो मैंने बताया सेम वही है, अल्ट्रासोनिक भी लिखा हुआ है। सब सोनिक की बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो साउंड की स्पीड से कम रहती है, तो उसको हम बोलेंगे सबसोनिक। यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, तो वो हो जाएगा आपका सबसोनिक। और इसका जस्ट हम रिवर्स कर दें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की ट्रैवलिंग स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका सुपरसोनिक वाइब्रेशंस। तो ये तो हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्रांससोनिक। तो ट्रांससोनिक में क्या होता है, जो एयर फ्लो कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो वो जो एयर होती है वो एक ऐसा रीजन जनरेट करती है जहाँ पर सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों ही आपकी बनने लगती हैं वाइब्रेशंस। यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड जो एयर फ्लो हो रही होगी उसमें आपकी सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों ही दोनों ही वाइब्रेशंस आपकी डेवलप कर जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांससोनिक वाइब्रेशंस। तो अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है, पर्सन ए किसी काम को 60 डेज में कंप्लीट कर लेता है और दूसरा पर्सन है बी जो कि सेम वर्क को, यानी कि जितना काम ए कर रहा है 60 डेज में उतना ही काम बी करेगा, लेकिन वो 40 डेज लेगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पर्सन बी है अगर सिर्फ 10 दिन तक अकेला काम करे और उसके बाद में जॉब को छोड़ के चला जाता है, यानी कि इसके बाद में जो बचा हुआ काम होगा वो ए को अकेले करना पड़ेगा, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, तो उसको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यानी कि जो इंडिविजुअल काम कर रहा है तो कितनी एफिशिएंसी के साथ में कितने समय तक काम कर रहा है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके सामने निकल आता है कि उसने कितना काम किया। अब यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि आपका जो वर्क है वो दोनों के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सेम है, यानी कि जो वर्क है उसको हम यहाँ पर मान लेंगे कांस्टेंट।
तो अब जब वर्क आपका हो गया कांस्टेंट, तो एफिशिएंसी और जो आपका टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी उसका जस्ट रिवर्स आपका टाइम का रेशियो होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है एक काम को 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया टाइम। इसके बाद में जो 60 और 40 का एलसीएम होता है वो आपको निकालना होगा। तो अब 60 और 40 का जो एलसीएम निकल कर आता है वो आता है 120, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों ही डिजिट से आपका प्रॉपर्ली कट जाए। तो यहाँ पर जो 120 है ये आपका जो एलसीएम निकल के आया है, इसको हम वर्क मान लेते हैं। अब इसके बाद में 60 को जब आप 120 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 120 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहता है वर्क अपॉन टाइम, तो जब आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और सेम बी की कंडीशन में ये आ जाएगा 3, यानी कि 4 3 12। तो इस तरह से आपके पास एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। अब इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि जो बी है उसने 10 दिन तक काम किया है, 10 दिन तक 3 की एफिशिएंसी से काम किया है, ये इसकी एफिशिएंसी है। तो 10 दिन तक काम किया है तो उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसने 30 काम किया है। जो आपका वर्क है ये भी एग्जैक्ट वर्क नहीं आया है, ये आपने एक एज्यूम्ड वैल्यू ली है, तो इसी अकॉर्डिंग आपका जो एफिशिएंसी है वो भी एज्यूम्ड वैल्यू ही है। ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो टाइम का दे रखी है वैल्यू, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब यहाँ पर बोला गया है जैसे बी का जो काम था तो उसने 10 दिनों के लिए 3 के एफिशिएंसी से काम किया, तो उसने काम कर लिया, 30 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया। अब टोटल काम था 120, तो जब 120 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 90 यूनिट्स काम। 90 यूनिट्स काम जो है एक को अकेले करना है, तो आपका जब टाइम निकालना है तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है 90 और एफिशिएंसी ए की क्या है 2, तो 2 से जब आप 90 को डिवाइड करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 45। तो 45 डेज में ए जो है उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 डेज। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ग्लास। तो ग्लास जो होता है आपका ब्रिटल सब्सटेंस होता है, बिल्कुल सही है। एक हार्ड एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, तो हार्ड भी होता है एमॉर्फस भी होता है, बट ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ग्लास है वो क्रिस्टलाइन नहीं होता है, और यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है ग्लास, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन आपका नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 डिजिट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये तो बहुत सिंपल सा और बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल आपके 7 क्वांटिटीज़ होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अब ऑप्शन पर जाते हैं, तो लेंथ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है, टाइम भी है, बट वेट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। कौन कौन सी होती हैं इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा, सारे के सारे नाम मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो आपकी स्टील रॉड होती है उसको जब हम 28 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट करते हैं तो जो मोल्टन स्टील फिर वो बन जाती है, तो उसका कलर आपको किस कलर का नज़र आएगा। यानी कि स्टील को आपने इतना गर्म कर दिया कि वो मेल्ट हो गई है, और उस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उस टाइम पर जो आपको स्टील का कलर नज़र आएगा वो कलर होगा आपका वाइट कलर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर आपके सामने एक पूरी लिस्ट है, और इस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जब आपकी स्टील को आप हीट करते हैं तो कितने टेम्परेचर पर कितना कलर आपको नज़र आता है।
तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में भी है, डिग्री सेल्सियस में भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेंट रेड विजिबल इन डार्क, देन आपका फेंट रेड हो जाएगा, ब्लड रेड हो जाएगा, डार्क चेरी, मीडियम चेरी, चेरी और फुल रेड, ब्राइट रेड, सैल्मन, ऑरेंज, लेमन, लाइट येलो, वाइट, डैजलिंग वाइट। तो ये इस तरह से कलर के आपके चेंजेस चलते रहते हैं एंड फिर जितना आप जब इसका और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वो आपका बिल्कुल वाइट होता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2200 और 2350 दोनों में ही आपका वाइट कलर ही है। इसी वजह से जो आपका क्वेश्चन था जहाँ पर आपका टेम्परेचर 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट था वहाँ पर भी आपका वाइट था, यानी कि इसके बाद में 2200 के बाद में जितना भी टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे वो आपका वाइट कलर का ही आपको नज़र आता हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस दोनों के अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया है, ये बेसिकली इंग्लिश का क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग्स हैं। जो आपका जियोपार्डाइज होता है इसका आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट बताना है। तो जियोपार्डाइज का जो मीनिंग होता है वो होता है खतरा, किसी को डेंजर में डाल देना, या कोई आपकी रिस्की सिचुएशन में अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो बोलेंगे द पर्सन इज इन जियोपार्डाइज्ड कंडीशन। तो यहाँ पर जियोपार्डाइज का अगर मीनिंग होता है डेंजर, तो इसका जस्ट हम अगर ऑपोजिट कर देते हैं तो ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर इंडिविजुअल सेफ हो, जहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेफ गार्ड्स, यानी कि इंडिविजुअल सेफ है। अब यहाँ पर बाकी मीनिंग देख लेते हैं। आपका डिक्रीज़ करना सिंपल सा है कि किसी भी जो भी चीज़ है तो उसमें रिडक्शन हो रहा है, उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। डिवैल्यूएट करना यानी कि जो भी चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस को रिड्यूस करना, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो उसकी जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करना। इन डेंजर का मतलब होता है आपका जियोपार्डाइज यानी कि डेंजर। तो अगर कोई इंडिविजुअल खतरे में है तो उसको हम इन डेंजर सिचुएशन बोलेंगे, जियोपार्डाइज बोलेंगे, ये चीज़ हो गया। तो इन डेंजर जो है आपका एक तरह से जियोपार्डाइज का सिनोनिम है। ठीक है, तो ये जो आपके वर्ड मीनिंग से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है विच फैक्टर डिटरमाइन करता है ह्यूमन एफर्ट की क्वालिटी। कोई भी ह्यूमन एफर्ट है उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर है जो आप यूज़ करेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जॉब सिक्योरिटी एंड लीडरशिप, तो इससे पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आपको एफर्ट्स नज़र नहीं आएंगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। फिर इंडिविजुअल इनोवेशननेस, तो अगर वो कुछ नया इनोवेट भी कर रहा है तो भी उसके एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, वो काम ज़रूर कर रहा है बट उससे एफर्ट्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट आपका ये भी नहीं हो सकता। फिर आपका बी में बोला गया है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि उसके अवेलेबल होंगे विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है कि इससे भी आप किसी भी इंडिविजुअल के एफर्ट्स की क्वालिटी आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू एक्सेल इन वट एवर ही और शी अंडरटेक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो विलिंगनेस है अपने काम को और अच्छा करने की, अपने जो एफर्ट्स हैं उनको और बढ़ाने की, तो इस तरह से आप उस इंडिविजुअल की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट में बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट अंडर सेक्शन 293 CRPC। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, फैक्ट के ही पेपर में कई बार हम देख चुके हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिए कौन कौन से सेक्शन रहते हैं। बाकी जो सेक्शन 261 CRPC है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये आपका मैजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं करा है। बाकी जो सेक्शन 302 ऑफ IPC है, यहाँ पर मर्डर के लिए पनिशमेंट डिफाइन करी गई है। जो आपका 376 IPC है, यहाँ पर रेप केसेस के लिए पनिशमेंट बताई गई है। और इसी तरह से एक आपका सेक्शन होता है सेक्शन 375 IPC, यहाँ पर जो रेप केसेस होते हैं तो रेप क्या होता है उसको डिफाइन किया गया है। तो ये हो गया। तो जितने भी यहाँ पर सेक्शंस हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब आप क्राइम सीन की स्केचिंग करते हैं तो जो लोकेशन होता है आपका, जैसे वॉल है या कोई भी दूसरा इनक्लोज्ड स्पेस में आप कर रहे हैं स्केचिंग, तो उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड फॉर स्केचिंग। जो आपका स्केचिंग करने के लिए आपको एक क्राइम सीन की मैपिंग करनी होती है, यानी कि क्राइम सीन का मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो उसका लिए जो आपका मेथड यूज़ होता है बेसिकली एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड ऑफ स्केचिंग।
अब यहाँ पर ये कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो पहला तो आता है आपका बेस लाइन मैपिंग। बेस लाइन मैपिंग में क्या होता है, एक जो बेस लाइन होती है बेसिकली उसको हम डेवलप करते हैं, जो कि आपके आइडेंटिफाइड मेजर्ड होते हैं, जो भी आपके आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस लाइन को डालना पड़ता है। एक इमेजिनरी बेस लाइन आप डालते हैं जो कि आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग एरिया के अंदर हो सकता है, जैसे कि आपका जो कि रोड वे, जो कि आपकी रोड है उसका कोई एज हो गया, कोई वॉल हो गई या कोई फेंस हो गया, तो उस अकॉर्डिंग आप एक बेस लाइन को आपका इमेजिन करेंगे कि ये पर्टिकुलर आप बेस लाइन डाल रहे हैं टू पर्टिकुलर जो भी आपके एक आइडेंटिफाइड लैंडमार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में करना क्या होता है कि जब आपने बेस लाइन, एक इमेजिनरी बेस लाइन डाल ली, फिर जितने भी मेजरमेंट्स आपको लेने होंगे उस पर्टिकुलर बेस लाइन के अकॉर्डिंग ही लेने होंगे, और सारे के सारे मेजरमेंट्स आपके उस बेस लाइन से 90 डिग्री के एंगल के अप्रॉक्सीमेट होने चाहिए। तो इस तरह से आपका बेस लाइन मैपिंग में काम किया जाता है। बाकी जो डिटेलिंग है वो इसमें लिखी हुई है, तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मैपिंग। तो ये भी आपका जो बेस लाइन मैपिंग है उसी के जैसे ही होता है ये, लेकिन आपका जो बेस लाइन है उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। एक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट लेने के लिए हम दो बेस लाइन मानते हैं। यहाँ पर दो बेस लाइन को कंसीडर किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मैपिंग। इसको भी पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पर बताने लगूँगी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसी वजह से हर एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में लिख दिया है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलेशन मैपिंग। तो ये जो ट्रायंगुलेशन मैपिंग रहता है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट यूज़ करे जाते हैं। इससे पहले जो था तो वहाँ पर हम इमेजिन कर रहे थे या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहे थे जो कि रिमूव भी हो सकता था, वो आपका चेंज भी हो सकता था। बट आपका ट्रायंगुलेशन में क्या रहता है कि हम ऐसे पॉइंट्स को लेते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जिसमें कोई भी चेंज जनरली नहीं हो पाएगा। जो कि अगर आप मान के चलिए कि क्राइम सीन अभी है, अब आपका यहाँ से हटाया जा चुका है, तो अगर आप बाद में भी कभी वहाँ पर आए चेक करने के लिए, कुछ आपको एग्जामिन करना हो, तो भी वो ऐसे फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होंगे कि वो आपको बाद में भी वहीं पर अवेलेबल नज़र आएंगे। तो ये चीज़ होती है आपकी ट्रायंगुलेशन मैपिंग में। और यहाँ पर जो आपकी मेजरमेंट्स होता है आर टेकन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स ऑन एन आइटम और विद इन द क्राइम सीन। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार रिमूव कर दिया, पूरा का पूरा क्राइम सीन हट चुका है मेजर आपका सारा काम होने के बाद में, तो बाद में आपको वो फिक्स पॉइंट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बेस लाइन और जो रेक्टेंगुलर मेथड है वहाँ पर जो आपके फिक्स पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आप बेस लाइन बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लेते हैं वो रिमूव भी हो सकते हैं, बट ट्रायंगुलेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है और इसी वजह से इसको हम मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी की सारी डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर एज इट इज़ अपलोड भी हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर पोलर ग्रिड या फिर ग्रिड कोऑर्डिनेट मैपिंग। यहाँ पर क्या होता है कि हम दो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। ये 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है जो कि इंडिकेट करता है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट by providing the angle and a distance from the object or known point। इस मेथड को हम कंपास मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं उसके लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं, जो कि ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है इस तरह के मेजरमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स और पोलर डायरेक्शंस भी होती हैं। तो इस वजह से आपका पोलर और कोऑर्डिनेट मैपिंग में आपका कंपास भी यूज़ करा जाता है। तो इस वजह से इसको हम कंपास मैपिंग भी कहते हैं, कंपास कोऑर्डिनेट मैपिंग भी कहते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली जनरली जो रहता है आपका जो लार्ज आउटडोर क्राइम सीन्स होते हैं वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है इस मेथड को। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नार्को एनालिसिस वॉज कॉइंड बाय। तो जो नार्को एनालिसिस टर्म है ये आपका टर्म हॉर्सले ने दिया था, ये एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट जो मग बुक है इसमें क्या होता है, जो आपका मग शॉट्स आपने सुने होंगे, एंथ्रोपोमेट्री में आपका मग शॉट्स आता है। मग शॉट्स का मतलब होता है कि जो भी इंडिविजुअल है आप उसका एक फ्रंट साइड से फोटो क्लिक करेंगे और आप उसका एक लेटरल साइड से फोटो क्लिक करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मग शॉट। और ये बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी फोटोग्राफ को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसकी अगर अब आप एक बुक बना देंगे तो उसको हम बोल देंगे मग बुक। अब यहाँ पर जो नार्को एनालिसिस है
इसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर उसको पढ़ लेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आया है तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी क्वेश्चंस बन जाए, तो इसका आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर आपका देखिए ISO वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी रिसेंटली ही मैंने एक सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके वीडियो अपलोड करा था फैक्ट एंड फैक्ट प्लस की सीरीज़ में ही, कुछ टाइम हो चुका है उसको। वहाँ पर हमने NABL डिस्कस किया था, और NABL किस ISO IEC के अंडर आता है वो भी मैंने बताया था, उसका क्या काम होता है वो भी मैंने बताया था। उसी से रिलेटेड आपका फैक्ट में आपका यहाँ पर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसी वजह से इस टाइम पर मैं जितने भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप उसको अपने पेन से नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इस ISO से रिलेटेड कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर बोला गया है इट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल ऑपरेशंस ऑफ लेबोरेटरी। तो ये बिल्कुल सही है, यही काम ये करता है। बी में बोला गया है स्पेसिफाई करता है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्पिटेंस टू कैरी आउट टेस्ट और कैलिब्रेशन इंक्लूडिंग टेस्टिंग, तो ये भी सही है। सी में बोला गया है ये कवर करता है टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन जो कि परफॉर्म किया जाता है स्टैंडर्ड मेथड्स की थ्रू, नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स एंड जो लैब और डेवलपमेंट मेथड्स होते हैं, तो ये भी आपका सही हो गया। डी में बोला गया है इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरीज, ये चीज़ गलत हो गई, क्योंकि जो आपका ISO IEC 17025/2005 है, ये आपका जो भी लैब्स रहती हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है, और यहाँ पे बोला गया है नॉट इंटेंडेड। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो नॉट ट्रू है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूज़ ऑफ नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन सस्पेक्ट, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कब इसको इलीगल बताया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मई 2010 में इसको इलीगल बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोबिंद खुराना, जो कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इनको नोबेल प्राइज़ क्यों मिला था, तो इन्होंने काम किया था जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है RNA का, उनको इन्होंने अनरावल किया था एंड डेसिफर किया था जेनेटिक कोड को, तो ये काम करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब आपका एक होमवर्क है, आप लोग सर्च करेंगे कि हरगोबिंद खुराना जो है इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो किस ईयर में दिया गया था, तो ईयर आपको फाइंड आउट करना है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये एक स्टेटमेंट है ही लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्राइट है इससे रिलेटेड कौन सा इसका नियरेस्ट मीनिंग है, यानी कि आपको इसका सिनोनिम बताना है इन ऑप्शंस में से, और ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इस स्टेटमेंट से आपको कॉन्ट्राइट का मीनिंग समझना है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राइट रहता है इसका जो मीनिंग होता है वो रिग्रेटफुल फील करना, मतलब थोड़ा सा आपको सॉरो वाली फीलिंग होना, रिग्रेट होना, रिमोर्सफुल होना, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी कॉन्ट्राइट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला गया है ही लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट, यानी कि उसने पुलिस स्टेशन को छोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट के साथ में। तो आपका जो कॉन्ट्राइट है उसका एग्जैक्ट मतलब सिनोनिम जो है जाएगा वो हो जाएगा आपका पेनिटेंट। जो पेनिटेंट होता है इसका मतलब होता है रिग्रेशन, मतलब रिग्रेट होना, रिमोर्सफुल होना, कंट्राइट होना, फीलिंग और शोइंग सॉरो। तो ये चीज़ हो गया आपका सिनोनिम करेक्ट आंसर। बाकी जो है ऑप्शंस, एंग्री तो सबको पता है कि गुस्सा होना, चेयरफुल हैप्पी जॉली जॉयफुल ग्लैड खुश होना बहुत ज़्यादा, सोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होना या फिर इमोशनल पेन कॉज करना, तो ये इसके मीनिंग हो गए। तो जितने भी मीनिंग्स हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चंस फैक्ट प्लस में बहुत सारे देखने को मिले हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका अब एग्जाम होगा वहाँ पर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा कर भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं, और यहाँ पर आपसे फिर से वही NABL का ही क्वेश्चन आ गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि जो NABL है अंडरटेक करता है असेसमेंट ऑफ एक्रेडिशन ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO IEC 1705 ISO 15189। तो एडवांटेज जो है NABL एक्रेडिशन की वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आपका बोला गया है ऑप्शन नंबर ए में बेटर कंट्रोल करता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ को, तो ये स्टाफ को कंट्रोल नहीं करता है।
दूसरा बोला है बेटर कंट्रोल ऑफ केमिकल एंड ग्लासवेयर, तो ये भी इसका काम नहीं होता है। फिर यहाँ पर बोला गया है पोटेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस ड्यू टू कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन, तो ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि जो NABL रहता है उसका बेसिकली काम ये होता है कि जो भी लैब्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना, उनको गाइड करना कि वो और किस तरह से अपने वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको एक थोड़ा सा ट्रस्ट हो। तो ये सारे काम होते हैं आपके NABL के। तो ये चीज़ C में बहुत अच्छे से डिफाइन करी गई है। बाकी D में बोला गया है इंक्रीज इन इमोल्यूमेंट्स, यानी कि इमोल्यूमेंट का मतलब होता है जो उनकी सैलरी होती है साइंटिस्ट की, तो ये भी काम आपका NABL का नहीं होता है। NABL सिर्फ सर्टिफाई करता है लैब्स को, उनको गाइड करता है अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जेल पेन इंक कंसिस्ट ऑफ। तो जेल पेन इंक जो रहती है सभी को पता होगा कि वाटर बेस्ड इंक होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिगमेंट सस्पेंडेड इन वाटर बेस्ड जेल। अब यहाँ पर अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उसकी इंक जो रहती है वो किस तरह की होती है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स इंट्रोड्यूस करे गए थे 2005 में फॉर सिक्योरिटी रीजंस बिकॉज इट कंटेन्स। तो इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली जो मोटर व्हीकल्स होते हैं तो उनमें जो नंबर प्लेट्स यूज़ होती है उसकी बात करी जा रही है, उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए नई नंबर प्लेट्स 2005 में लॉन्च करी गई थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा पढ़ लेते हैं। नंबर प्लेट इज़ मेड ऑफ एलॉय, तो एलॉय से सिक्योरिटी का क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर बोला है इट कंटेन्स होलोग्राम ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। फिर इन्होंने कहा है एक 7 डिजिट का यूनिक लेज़र कोड होता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टिकर उसमें यूज़ करा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका लेज़र कोड होता है वो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से ये 7 डिजिट का यूनिक कोड है, तो अगर कोई भी मोटर व्हीकल है वो कोई एक्सीडेंट करेगा तो आप उसको बहुत आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर उस इंडिविजुअल की जो भी कार थी या बाइक थी जो भी था उसका आपको थोड़ा बहुत नंबर का आइडिया है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी लास्ट में बोला गया है इनविजिबल इंजन एंड चेसिस नंबर, तो इससे कोई लेना देना नहीं है आपका नंबर प्लेट्स का, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर बोला गया है एक तरह की फ्रॉडुलेंट स्कीम जहाँ पर जो ऑपरेटर होता है वो प्रॉमिस करता है जो भी उसके पास कस्टमर आता है कि उसको वो हाई रिटर्न रेट देगा, जहाँ पर उसका जो रिस्क है वो बहुत ही कम होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। और यहाँ पर जो आपका रिटर्न होता है वो आपका जनरेट करते हैं वो अपने ओल्डर इन्वेस्टर्स के लिए। आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कैसे आपका जनरेट करेंगे, जो उनके पास नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनसे जो रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू का आपका जो भी उनके ओल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको रिटर्न दे देते हैं। तो ये इस तरह की जो स्कीम होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉन्जी स्कीम। लॉटरी स्कीम तो नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी का सिस्टम आपका अलग रहता है, बहुत सारे आपके लॉटरीज निकलती हैं वो आपको पता होगा क्या होता है। बाकी जो आपका हैकिंग रहता है तो हैकिंग में आपका किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना हैकिंग कहलाता है। फिशिंग में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसका जो डेटा है उसका डेटा को आपका किसी भी गलत तरीके से कोई भी इलीगल मेथड से उसका डेटा को आपका कैप्चर कर लेना, उसके डेटा को लीक कर लेना, तो ये काम आपका फिशिंग में होता है। तो जो आपका फिशिंग है और जो हैकिंग है वो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया है बेसिकली वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर पूछा गया है हाई डिनोमिनेशन प्रिंटेड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कंटेन्स। जो आपके हाई डिनोमिनेशन नॉन जुडिशियल प्रिंटेड स्टैम्प पेपर होते हैं उसमें क्या होता है, तो बेसिकली वही चीज़ होगी जो आपकी बहुत सिक्योर होगी, सिक्योरिटी रीज़न के पर्पज़ से उसको बनाया गया होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके हाई डिनोमिनेशन प्रिंटेड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर होगा स्टैम्प पेपर का 2 कलर्स में, इसका कोई लेना देना नहीं है, कलर से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। बाकी सिक्योरिटी थ्रेड ये भी आपका अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी थ्रेड रहता है एक तो ये आपका जो करेंसी रहती है करेंसी नोट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बाकी स्टैम्प में ऐसा कुछ जनरली देखने को
नहीं मिलता है। कट मार्क होगा राइट कॉर्नर पर, ये भी कोई मतलब नहीं है। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग और परफोरेशंस आपको देखने को मिलते हैं स्टैम्प पेपर पे, जो हाई डिनोमिनेशन के होते हैं, नॉन जुडिशियल पर्पज से यूज़ करे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल प्रिंटिंग। बेसिकली ये भी मैं आपको करवा चुकी, जब मैंने प्रिंटर्स करवाया था तो वहाँ पर उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सारे वीडियोस देख रखे होंगे। यहाँ पर पूछा गया है थर्मल प्रिंटिंग एक तरह का डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसमें जो इमेज रहती है वो कैसे प्रोड्यूस करी जाती है। तो इसमें इमेज प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली एक थर्मोक्रोमिक पेपर आप यूज़ करते हैं, उसमें बेसिकली हीटिंग वगैरह का पूरा सिस्टम रहता है, उस तरह से आपकी जो भी इमेजेस रहती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसका जो पूरा सिस्टम रहता है, मैकेनिज्म रहता है, वो सारा का सारा मैंने एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा रखा है, जब हमने पूरा प्रिंटर की जितने भी तरह के टाइप्स की उसकी प्रिंटिंग रहती है वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपको देखना है, आपको नहीं पता है इसके बारे में, तो उस वीडियो को ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आराम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द डिटेक्टर इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ एमिशंस ऑफ रेडिएशन इन यूवी रीजन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर। जो फोटो मल्टीप्लायर डिटेक्टर होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है एमिशंस जो होते हैं जो कि यूवी रीजन से रेडिएट करते हैं उनके मेजरमेंट के लिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है इन माइक्रोस्कोपी लेट एन जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, जिसमें से लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस। तो अगर यहाँ पर n को हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पहले इस क्वेश्चन के आंसर समझने से, आंसर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा ना हम यहाँ पर डीप में जाते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो आपका माइक्रोस्कोप रहता है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो मान के चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है। तो अब यहाँ पर आपका सबसे ऊपर आपका जो माइक्रोस्कोप रहता है वहाँ पर आपका आई पीस रहता है, उसके नीचे आपका एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आपका जो आई पीस से आप देखते हैं, आपके माइक्रोस्कोप पे जो आई पीस रहता है उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसको देखने के लिए जो आपका बेसिकली सिस्टम रहता है कि वो किस तरह से आपको नज़र आता है। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है इसमें से जब आप इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं और वो रेडिएशंस आपकी कुछ इस तरह का एंगल बनाती हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनाती हैं तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। और यहाँ पर ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी और जितनी कम होगी तो उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो रेजोल्यूशन पावर है या फिर जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्वेश्चन में बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है और उसको हमने कर दिया है इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने बढ़ाया है। तो जितना ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बढ़ता है, जब हम इसमें कोई ना कोई आपका लिक्विड डालते हैं, लिक्विड मटेरियल डालते हैं, जनरली आपका इमर्जन ऑयल डल रहता है ताकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़े। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो इमेज में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब यहाँ पर जब क्लैरिटी अच्छी आएगी तो रेजोल्यूशन पावर जो होगी उसकी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जो इमेज रहेगी वो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ में आपको नज़र आएगी। तो अगर यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर अगर आपने जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो उसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पर बोला गया है डिक्रीज़ करेगी रेजोल्यूशन पावर, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी बोला गया है आपका सेकेंड वाले में कि डिक्रीज़ करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब जो बाकी के दो बच्चे हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो रेजोल्यूशन पावर है वो इंक्रीज़ करेगी और यहाँ पर भी कहा गया है इंक्रीज़ करेगी। डिफरेंस ये है कि अभी न्यूमेरिकल अपर्चर का जो है यहाँ पर बोला है डिक्रीज़ करेगी और यहाँ पर बोला है कि इंक्रीज़ करेगी। तो अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पावर है वो भी आपकी बेसिकली न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो भी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर भी इंक्रीज़ करेगा। अब ये न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो जो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है किसी भी माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव का, वो मेज़र करता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है किसी भी माइक्रोस्कोप का वो कितनी लाइट को गैदर कर पा रहा है, उसको कैप्चर कर पा रहा है। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का काम होता है। एंड यहाँ पर जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो रेजोल्यूशन को भी फाइन बना देता है, बहुत क्लियर बना देता है।
एंड विद द स्पेसिमन डिटेल एट अ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है ये एक तरह का नंबर होता है जो कि एक्सप्रेस करता है एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू रिजॉल्व फाइन डिटेल इन एन ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जर्व करना है उसकी डिटेल को और ज़्यादा रिजॉल्व करना, उसको बहुत फाइन करना, इस एबिलिटी को चेक करना उस पर्टिकुलर लेंस का, ये काम होता है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर को निकालने के लिए ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। न्यूमेरिकल अपर्चर को NA से डिनोट करते हैं और ये होता है इक्वल्स टू N इंटू साइन माइक्रोन। अब कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं इसको माइक्रोन से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको अल्फा लिखते हैं, कुछ लोग इसको थीटा लिखते हैं। तो आप इसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो N होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और जो माइक्रोन होता है यहाँ पर आप इसको अल्फ़ा भी ले सकते हैं, आप इसको थीटा भी ले सकते हैं। तो ये जो होता है एंगुलर अपर्चर का हाफ होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उस पर जो आपका एंगुलर अपर्चर बन रहा है उसका जस्ट हाफ होता है। अब ये एंगुलर अपर्चर क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो भी आपको ऑब्जेक्ट को देखना है वो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस है माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ से जो रेज निकलती हैं वो कुछ इस तरह से एक रिवर्स कोन बनाती हैं। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा ये होता है आपका एंगुलर अपर्चर। और इस एंगुलर अपर्चर का जब आप जस्ट हाफ कर देते हैं तो ये साइड या ये साइड कोई भी आप एक ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोन। यानी कि जो साइन अल्फा के लिए आप वैल्यू लेंगे तो वो आप इसकी ये लेंगे, यानी कि जस्ट हाफ लेंगे आपके एंगुलर अपर्चर की। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लिसरीन का 1.47 और इमर्जन ऑयल का 1.51। तो ये जो आपका टेबल बनी है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो 25 क्वेश्चंस हैं उसको हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे एंड उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और बाकी ये वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए एंड सभी लोग अपनी फैक्ट की प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।